अस्सलाम वालेकुम। तो पार्ट टू हम कंटिन्यू करते हैं सिस साइनस फिस्टुला एंड बाउंड का। तो हम पढ़ रहे थे बाउंड एक्सियन एंड बाउंड डिप्राइवमेंट। ये हमारा यूक्यू है। तो हमने किस तरह मैनेजमेंट करनी होती है अगर एक पेशेंट एक्यूट बाउंड के साथ प्रेजेंट किया है तो ठीक है ना। तो इसमें कुछ ये है, सबसे पहले इसने हमें बताया है कि किस तरह से हमें एक पेशेंट को प्रोसीड करना है। अगर एक पेशेंट आया है जिसका बाउंड जो सा है, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक का है टेडी बाउंड है और एक का है नॉन टेडी बाउंड। टेडी बाउंड है तो हमने सिंपल क्या करना है, उसकी प्राइमरी क्लोजर कर देना है। मतलब कि जो मेन प्रोसीजर वो यही है। जबकि जो नॉन टेडी है उसमें हम क्या करेंगे, उसकी हम पहले डिब्राइटमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसकी हम उसके अंदर जो डेड टिश्यू है वो निकालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इरिगेशन कर देंगे, ठीक है। मेन प्रोसीजर इसमें ही है, लेकिन जो एक स्टेप्स होते हैं कि हमने किस तरह पेशेंट को प्रोसीड करना है, तो वो यही होता है कि हमने उसको पहले लोकल एनेस्थीसिया लगाना है, ठीक है। अगर हो सकता है तो मैं साथ में उसको एड्रेनालिन लगा देना है, ठीक है। अगर कोई लिम्ब है तो हमने उसके अंदर टॉर्निक्वेट लगा देना, ठीक है ना। और वही है कि हमने अगर टाइडी बाउंड था तो हमने सिर्फ उसको स्टिचेस लगा देने हैं। लेकिन अगर कोई अनटाइडी बाउंड है, मतलब कि डर्टी बाउंड है, तो हमने उसमें करना क्या होता है कि उसको पहले डिब्राइड करना है, उसको डेड टिश्यू को बाहर निकालना है, फिर आखिर में कोपियस अमाउंट में काफ़ी इसकी इरिगेशन कर देनी है। तो यही है। बाकी इसके अलावा हमने इसमें पेशेंट को एनाल्जेसिया देना है, बाद में एंटीबायोटिक देनी है, और साथ में टेटनस की प्रोफाइलैक्सिस भी करनी है। याद से ये 3 पॉइंट्स हम मिस कर देंगे, इसको याद रखना है, ठीक है। अब सारी में इसने ये बातें की गई हैं। अब साइंस ऑफ डिवाइटलाइज्ड टिश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि स्किन हमारी वाइट होती है, फैट येलो होता है, और मसल जो से हैं वो ब्राइट रेड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर डिवाइटलाइज की हम बात करें तो हमें हमारी स्किन भी पिंक हो जाती है, हमारा जो फैट है वो भी पिंक हो जाता है, और जो मसल हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं। तो बस ये हमें बस देखने वाले पॉइंट थे। अच्छा, इसके बाद ना कॉम्प्लिकेशंस ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है हमारा, ठीक है। अब जो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकती है, हम किस तरह याद करें इसको। मैंने इसको याद किया हुआ है विद दी ABC, ABC, 2 P हैं इसके अंदर, 2 S हैं, और 2 ही इसके अंदर M है। ABC से मुराद क्या है, इसके अंदर अमाइलोइडोसिस हो सकती है, बैक्टीरीमिया है, सेलुलाइटिस, ठीक है। अब 2 P हैं, 2 M है और 2 S हैं। 2 M से मुराद मतलब मैगेट्स, वहाँ पर कीड़े हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ठीक है। पेरी एनल यूरेथ्रल फिस्टुला बन सकता है, सूडो एन्यूरिज्म हो सकती है, साइनस ट्रैक्ट बन सकती है, या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस। बाकी इसके अलावा बून के अंदर ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है, ठीक है। और हार्ट में एंडोकार्डाइटिस। तो ये कुछ है बड़ी, और साथ में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता होता है। मेरी हम लोगों ने पढ़ लिया, बस इसमें यही है। बाकी अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना, अगर ऐसे बाउंड की, तो हमने तो इसकी यहाँ तक बात की थी ना कि किस तरह किया, कि किसमें हमने प्राइमरी क्लोज किया है और सेकेंडरी। हम इसकी बात करें अगर नॉन टाइडी बाउंड की, अगर तो कोई ऐसा बाउंड था कि जिसके अंदर जो टिश्यू था, मतलब कि जो बाउंड था उसके ऊपर फीसिस और बाकी जो फीसिस और जो मटेरियल होता है, अगर वो लगा हुआ है तो हमने उसको अच्छी तरह वॉश करना है, लेकिन उसको हमने सेकेंडरी इंटेंशन के साथ हील करने देना है। बाकी एक रूल होता है कि अगर पेशेंट 6 घंटे से पहले पहले प्रेजेंट कर गया विद इन 6 आवर्स, तो हमने उसके अंदर स्टिचेस लगाने हैं। अगर आफ्टर 6 आवर प्रेजेंट किया तो हमें उसके अंदर सेकेंडरी इंटेंशन से उसको हील होने देना है, मतलब कि उसको साफ वारा कर देना है और हील देना है। लेकिन अगर फेस या स्कैल्प पर इंजरी है तो हमें 24 आवर्स तक भी स्टिचेस लगा सकते हैं। ये वाली बात हमने याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक, टेटनस दे दिया, हेड एंड नेक पर 24 आवर्स तक दे सकते होते हैं। कॉन्टेमिनेटेड फीसिस तो हमने उसको सेकेंडरी के साथ हमने क्लोज करना है या फिर ओपन रहने देना है, ठीक है ना। और एक्यूट बाउंड वही है, कॉन्टेमिनेटेड डर्ट वगैरह, तो हमने उसको 6 आवर्स के अंदर अंदर हमने प्राइमरी क्लोज कर देना। ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब वही है कि अगर किसी बाउंड के अंदर डर्ट रह गया तो हमने इसको क्यों साफ़ करना होता है,
क्योंकि ये गुड मीडियम होता है फॉर दी बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा वापस बन सकती है, गैस गैंग्रीन हो सकती है, वहाँ पर हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। आगे हम स्कार की बात करते हैं। स्कार क्या होता है? स्कार इज सिंपली दी फिब्रस मार्क जो कि स्किन की इंजरी के बाद सरफेस पर हीलिंग की सूरत में मौजूद होता है, ठीक है। अब इसमें वही है कि फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाते हैं वगैरह वगैरह, इसमें ऐसा कुछ करने वाली बात नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जो स्कार होगा वो नॉर्मल टिश्यू के मुकाबले में लेस रिलायबल है, क्योंकि उसका फंक्शन वगैरह इतना कोई होता नहीं है। मतलब कि अगर कोई स्कार बन गया, मसलन कि स्किन का स्कार बन गया ना, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज से नहीं बचाएगा। नर्व्स अगर डैमेज हो गई हैं तो जब उसकी हमें पता है कि जनरेट नहीं होती, जो स्कार बनेगा तो वो लॉस हो जाएगी। मसल अगर डैमेज हुआ है तो वहाँ पर उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर बोन टूटी है ना, तो बोन की स्ट्रेंथ पहले के नस्बत बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसकी ना वो जो उसकी रिपेयर होती है बहुत अच्छी होती है। अब एडवर्स कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, इसको मैंने याद किया था, KCHS, ठीक है ना। अब ये सारे स्कार्स ही हैं, मतलब कीलॉइड स्कार होता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्कार है, हाइपरट्रोफिड स्कार है, और हमारे पास एक है स्ट्रेच्ड स्कार। बाकी इसके अलावा हमने कहीं पर स्टिचेस लगाए हैं तो वहाँ पर स्टिचिंग के वहाँ पर जो निशान हैं वो रह जाएंगे, वहाँ पर पिगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। और वहाँ पर टिश्यू जो मार्जिन है वो ख़त्म हो सकते हैं। तो यही इसके ना एडवर्स स्कार्स हैं बड़े कुछ। ये टेबल हम अभी यहाँ से पढ़ेंगे तो टेबल खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। अब कीलॉइड क्या होते हैं? कीलॉइड और हाइपरट्रोफिड स्कार, इसका एक टेबल बना हुआ है यहाँ पर, यही हम करेंगे सिर्फ, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ कवर हो जाते हैं। इसका ये यूक्यू होता है, हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। हाइपरट्रोफिड स्कार और कीलॉइड्स का, इसको हम इस तरह करते हैं, कहीं पर डैमेज, कहीं पर इंजरी हुई है तो वहाँ पर होनी है हीलिंग। लेकिन अगर पेश जो जो अगर लेकिन अगर जो वहाँ पर स्कार बन रहा है वो बाउंड्री ऑफ द इंजरी, मतलब कि बाउंड के अंदर अंदर रहेगा, तो हम कहेंगे हाइपरट्रोफिक स्कार। लेकिन अगर वो बाहर चला गया तो है कीलॉइड्स का। ये दोनों जो टर्म्स हैं ना, ये एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन की वजह से हो रही हैं। एक्सेसिव स्कार अगर बनेगा और आउटग्रोन दी बाउंड एरिया तो हम कीलॉइड कहेंगे। लेकिन अगर वो विद इन द बाउंड रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरट्रोफिक स्कार कहेंगे, ठीक है। बाकी इसमें टेंशन अगर बहुत ज़्यादा होगी तो आते हैं उसके अंदर, बाउंड के अंदर, तो उससे बन सकता है। इसके अंदर एटियोलॉजी अननोन है, इसके अंदर कोई फैमिलियल डिसऑर्डर नहीं है, इसमें कोई ना कोई होता है। इसमें रिलेशन नहीं है कोई रेस का, इसके अंदर ब्लैक में ज़्यादा होता है, चिल्ड्रन में होते हैं, ये बड़ों में होते हैं। दोनों के अंदर सेक्स की जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। अब जो हाइपरट्रोफिक स्कार होते हैं वो बाज़ का ठीक भी हो जाता है खुद ब खुद, जबकि जो ये कीलॉइड है ये खुद ठीक नहीं होता, ये आगे प्रोग्रेस भी करता रहता है। अब जो ये हाइपरट्रोफिक स्कार होते हैं ये बनते हैं मोस्टली फ्लेक्सर सर्फेसिस के ऊपर, जबकि जो कीलॉइड है वो उसकी आते हैं स्टर्नम पर बन जाता है, शोल्डर पर बन जाता है और फेस पे बन जाता होता है। आते हैं हमारे पास मैनेजमेंट किस तरह करनी है हमने पेशेंट की, अगर कोई आया तो एक तो होती है प्राइमरी मैनेजमेंट, मतलब कि हमने वो चीज़ होने नहीं देनी। सेकेंडरी क्या है कि अगर बंदे को वो बीमारी हो गई है तो हमने ट्रीट किस तरह करना है। प्राइमरी में ये है कि हमने प्लानिंग करनी है कि उसको वाउंड हो ही ना, ठीक है ना। जब इंसिजन देंगे तो हम देंगे अलोंग द स्किन क्रीज, कोशिश करेंगे कि टेंशन कम से कम हो, सुचर मटेरियल ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, और पोस्ट ऑप इन्फेक्शन नहीं होने देंगे और टिश्यू हाइपोक्सिया नहीं होने देंगे। सेकेंडरी की बात करें तो इसका ये ट्रीटमेंट यूक्यू में पूछा हुआ है हमसे, इस तरह हम करेंगे। कंप्रेशन गारमेंट देंगे, सिलिकॉन जेल देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाएंगे ट्राइएमसिनोलोन का विद 4 to 6 वीक्स के इंटरवल के साथ। और सर्जिकल हमें अगर इसके अंदर एक्सीजन करेंगे ना तो कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी विद पोस्ट ऑफ रेडियो थेरेपी, तो इस तरीके से इसका बेस्ट मतलब ट्रीटमेंट होता है। बाकी इसके अलावा क्रायोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, लेज़र थेरेपी है, तो ये कुछ मेथड हैं जिसके ज़रिए से हम इसको ट्रीट कर सकते होते हैं। बाकी हम बात करते हैं क्रोनिक लेग अल्सर्स की। हमने कहा था कि ऐसे कोई बाउंड जो 6 हफ्ते से ज़्यादा, 6 वीक से ज़्यादा ले जाएँ उसे हम क्रोनिक बाउंड कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर अगर 6 वीक से ज़्यादा बिलो द नी कोई अल्सर है और 3 महीने से हम इसका इलाज कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वो क्रोनिक लेग अल्सर है। इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी है, वही सबसे कॉमन कॉज है। बाकी हम इसकी बात करते हैं एटियोलॉजी के, तो ये यूक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसमें ये है कि हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्किन। स्किन के ऊपर कोई ट्यूमर है पड़ा, स्किन पर कोई ट्रॉमा हो गया, स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई वहाँ पर वेसल इंजरी है, ठीक है, कोई न्यूरोपैथिक डिजीज़ है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कोई हेमाटोलॉजिकल कॉज है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। वीनस अल्सर जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन कॉज है पड़े, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वेल्स जो से हैं वो काम नहीं करेंगे, पूलिंग ऑफ ब्लड होगी, वीनस हाइपरटेंशन होगी, ठीक है ना, वीनस का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा वेजेशन और उससे फिर आ गई इन्फ्लामेशन वगैरह। तो इस तरह से हमारे पास अल्सर बनते हैं। अब इसकी कुछ 3 थ्योरीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, एक तो है फेब्रिन कप थ्योरी, एक है वाइट सेल थ्योरी, और जबकि तीसरा जो सा है हमारे पास वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। अब फेब्रिन कप थ्योरी क्या है? फेब्रिन कप थ्योरी ये है कि मैंने बताया है कि यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है ना, वेल्स ख़त्म ख़राब हुए, पूलिंग हुई, मीन्स हाइपरटेंशन हो गई और एक्स्ट्रा पोजीशन। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पोजीशन हुई है ना, तो पेरी वेस्कुलर इन्फ्लामेशन हो जाएगी हमारे पास। इन्फ्लामेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, फिब्रोसिस होती है, तो वो पेरी वेस्कुलर एक कफ बन जाएगा, ठीक है, पेरी वेस्कुलर फिब्रन कफ बन जाएगा, जिससे क्या होगी कि हमारे पास बैरियर बन जाएगा फॉर डिफ्यूजन ऑफ दी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, जिससे अल्सर बन जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें वाइट सेल थ्योरी की, तो उसमें होता यह है कि वाइट सेल, अब यहाँ पर पूलिंग ऑफ ब्लड था, ठीक है, यहाँ सर वाइट सेल आ जाएंगे इन द टिश्यूज़, ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटीलिटिक एंजाइम रिलीज़ करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, अल्सर बन जाएगा, ठीक है। मैक्रोमोलेक्यूल थ्योरी क्या है, जब यहाँ पर पेरी वेस्कुलर फिब्रिन कफ बन जाएगा ना, तो हमारे पास जो ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं वो रिलीज़ नहीं होंगे इन द सराउंडिंग, तो इस तरह से कोई वाउंड हीलिंग वगैरह भी नहीं हो पाएगी। तो ये 3 थीरीज़ होती हैं जो बताई गई हैं। बाकी ये इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो किस तरह से अल्सर होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं, शार्प बॉर्डर होते हैं, वाइट एक्सुडेट होता है उनके ऊपर, एरिथमेटस स्किन होती है साइड्स पर, ठीक है ना, और डिस्टल और मीडियल साइड पर होते हैं लोअर लेग पे। डायग्नोसिस हम इसको करते हैं मेनली क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर, बाकी इसके अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते होते हैं, ठीक है। और बस इसका यही है ट्रीटमेंट, हमने इसका यही करना है कि इसका ये पूछा हुआ है अब ट्रीटमेंट प्रूफ में, तो इसके पहले तो है कि कंप्रेशन हमने स्टॉकिंग दे देनी है इसको, वो पहनेंगे, या फिर कंप्रेशन बैंडिंग कर देनी है, इसकी बैंडेज से रहनी है। उसका ये प्रेशर है वो अप टू 45 mmHg तक देना है। बाकी फार्माकोथेरेपी इतनी कोई ख़ास होती नहीं है, बस एक ये ड्रग है पेंटोक्सीफाइलिन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी कुछ हद तक काम करती है, अदरवाइज़ इसका कोई इतना रोल नहीं है। एनाल्जीसिया पेशेंट को देना है हमने, पेन किलर देने हैं, ठीक है, और स्किन ग्राफ्टिंग इसमें कर देनी है और सर्जरी कर देनी है। सर्जरी कौन सी करनी है हमने, सुपरफिशियल वीनस रिफ्लेक्स जो है उसको ट्रीट करेंगे, सुपरफिशियल वीनस सर्जरी कर देनी है इसमें, ठीक है। इससे फर्दर अल्सर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आर्टेरियल अल्सर क्या होते हैं, उसमें आर्टेरियल ब्लड जो है उसकी सप्लाई कम हो गई, उससे क्या हो गया, सब्सिक्वेंट इस्कीमिया हो जाएगी और आखिर में सेल डेथ हो जाएगी। इसकी कुछ कॉजेज़ लिखी हुई यहाँ पर, एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्गर डिजीज़ जो कि वेस्कुलाइटिस है, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, इंक्रीजिंग एज है, ओबेसिटी, ये सारे सारे रिस्क फैक्टर्स हैं आर्टेरियल अल्सर बनने के। ट्रीटमेंट किस तरह करना है, हमने इसके एनाल्जीसिया देना है, एंटीबायोटिक देनी है, सर्जरी करनी है। सर्जरी कौन सी करते हैं इसके अंदर हम, एंडोल्यूमिनल टेक्निक के ज़रिए से सर्जरी करते हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स 0.7 से कम हो तो उसमें करते होते हैं। सिलोस्टाजोल एक ड्रग होती है जो कि PDE इनहिबिटर है, ये पेन को कम कर देगी, और अगर पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरोजेनिक अल्सर्स क्या होते हैं, ऐसे अल्सर जिसके अंदर हमारे पास जो नर्व्स हैं उनकी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है डिस्टल, तो उसके अंदर अल्सर बन जाएंगे। कि इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ है, लेप्रोसी है, अल्कोहल है, यूरीमिया है, नर्व इंजरी है, या ट्रांसवर्स मेलाइटिस है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट को हुआ है, एक चोट लगी है, उससे बन गया अल्सर, उसको नो पेन नहीं हुआ, उसने फिर केयर नहीं की, ठीक है, उससे फिर वो डीप अल्सर हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी बात बताना मैं भूल गया हूँ, जो आर्टियल अल्सर होते हैं वो होते हैं पंच्ड आउट अल्सर होते हैं, ठीक है ना, पंच्ड आउट अल्सर होते हैं आर्टियल। ये भी उसी की तरह पेनलेस होंगे, लेकिन ये और ये भी प्रेशर पॉइंट्स पर होंगे, और ये भी पंच्ड आउट अल्सर होंगे, ठीक है।
एसोसिएटेड अगर अगर डायबिटीज़ है तो पेशेंट में डायबिटीज़ वाले फीचर्स भी होंगे, मसलन गैस के क्लाटूज होंगे और चारकोड्स फूट होगा इसके अंदर और स्वेटिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी। डायग्नोसिस हम इसमें वही है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर हमारे पास सेंसेशन लॉस होंगी पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है ये टेबल, ये सारा हमने पढ़ा तो सारा सारा कुछ हो गया। आगे हम पढ़ते हैं डेक्यूबिटस अल्सरस हम कहते होते हैं, प्रेशर सोल या फिर बेड सोर्स कहते होते हैं। इसमें यही है कि जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो कंप्रेस हो जाता है बिटवीन द बोन एंड द सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो सच एज बेड वगैरह। अच्छा, इसमें ना 5 फैक्टर्स होते हैं। इसमें मैंने इस तरह याद किया है कि पेशेंट को हुई है इंजरी, उसे वो हो गया है बेड पर चला गया, जिससे उसका पीछे प्रेशर बढ़ गया है, उसको स्वेटिंग होती रही है, जिससे क्या हो गया वहाँ पर मॉइस्चर बढ़ गया। ठीक है, वहाँ पर पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन हो गई है, जिससे हो गया है उसको अनीमिया। तो ये 5 फैक्टर्स हैं कि जो इसकी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं बेड सोर्स का। ठीक है, अब कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर ज़्यादा चांस होता है बनने का, मसलन कि स्पाइनल डिजीज़ है उसमें बन सकता है, डिबिलिटेड डिजीज़ है उसके अंदर बन सकते हैं। और इसमें ना जो ये पूछी हुई है, इसका ट्रीटमेंट पूछा हुआ था, ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। हमने ना पहले तो बात है प्रिवेंट करना है पेशेंट को कि वो उसका ना बोनी प्रोमिनेंस का वो प्रेशर आए ही ना। ठीक है, उसको ना डिज़ाइन बेड मतलब कि इसके ना यूज़ होते हैं एयर मैट्रेस। ठीक है ना, एयर मैट्रेस होते हैं जो कि हम यूज़ करते होते हैं। और तीसरा इसमें यह है कि हर 2 घंटे बाद ना उसकी पोजीशन चेंज करनी है पेशेंट की। स्टेजिंग किस तरह करनी है, स्टेजिंग इसकी 4 होते हैं। इसमें पहला तो है कि अगर नॉन ब्लैंचेबल एरिथीमा है तो स्टेज 1 है, अगर पार्शल थिकनेस स्किन इन्वॉल्व है तो ग्रेड 2 है, अगर फुल थिकनेस है तो ग्रेड 3 है। फुल थिकनेस के साथ साथ अंडरलाइंग कोई मसल बोन वगैरह भी आ गया तो इट इज़ दैट स्टेज 4। डायबिटिक असर में वही है कि हमें पता है कि डायबिटीज़ में होता होता है पेशेंट के अंदर, क्यों होता है ये बता देता हूँ अभी कि इसके अंदर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ का जो है वो जो बढ़ जाता है इंसिडेंस इसके अंदर। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पेशेंट के अंदर बाउंड हीलिंग भी होते हैं इम्पेयर हो जाती है, इसके अंदर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर माइक्रो एंजियोपैथी होती है, पेशेंट को मैक्रो एंजियोपैथी होती है और साहब न्यूरोपैथी होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर ना एक हाँ डीप अल्सर बना देते हैं। ठीक है, हम आगे ना ये ग्रेडिंग इम्पोर्टेंट है इसकी, इसको हम कहते होते हैं वैगनर मैगिट क्लासिफिकेशन। इसमें 6 इसके ना ग्रेड होते हैं, जबकि जो हमारे पास बेड सोर्स है उसके 4 स्टेज थे। इसमें क्या है कि अगर ग्रेड 0 है मतलब कि पेशेंट जो स्किन इंटैक्ट है और उसे रिस्क पर है। जब ग्रेड 1 है उसमें सिंपल क्या है कि सुपरफिशियल अल्सर हैं, इसमें डीप अल्सर हैं। ग्रेड 3 के अंदर साहब में कोई डीप एब्सेस बन गई है। ठीक है, ग्रेड 4 के अंदर 4 फुट गैंग्रीन है, और ग्रेड 5 के अंदर पूरा का पूरा पाँव जो है वो गैंग्रीन हो गया। अब 4 फुट फुट होता क्या, पेशेंट जो से होते हैं ना ये डायबिटीज़ वाले, उसके अंदर सेंसरी न्यूरोपैथी पर्पल होती है, साथ में ना मोटर न्यूरोपैथी हो जाएगी, जिससे मसल वीकन हो जाएगा और ना फुट के ऊपर वेट बेयरिंग के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर आ जाएगा, जिससे जो फुट इस तरह होता है ना नॉर्मली आर्च्ड, वो इस तरह हो जाएगा कन्वेक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोकर बॉटम अपेयरेंस हो जाएगी इसकी, कन्वेक्स फुट विद रोकर बॉटम अपेयरेंस। ठीक है, इसके अंदर फ्रैक्चर भी हो सकते हैं और जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं चारकोड फुट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होती है ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होते हैं डायबिटिक अल्सर्स का, वही है कि अच्छा इसके जो प्रिवेंशन है, पहले पहले तो हमें ये कहना है कि उसका ग्लाइसीमिक कंट्रोल करना है, अगर कोई चोट लगी है तो उसमें इन्फेक्शन को बचाना है, अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हमें डिब्राइटमेंट करनी है और प्रेशर से बचाना है, प्रेशर को रिलीव करना है। अब इसका ट्रीटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेड, अगर ग्रेड 0 है तो हमने सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के ग्लाइसीमिक कंट्रोल करना है, अगर ग्रेड 1 और 2 है तो हमने जो नेक्रोटिक एरिया है स्किन का उसको हमने ठीक कर देना है। ग्रेड 3 में अगर अंडरलाइन डीप टिश्यू है तो उसको हमने बाहर निकाल देना है। ग्रेड 4 के अंदर हमने 4 फुट की एम्पुटेशन करनी है, जबकि जो ग्रेड 5 है उसके अंदर बिलो द नी एम्पुटेशन कर देनी है हमने। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरह हमने करनी है ग्लूकोज की, ज़्यादातर लोग होते हैं वो ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो कि ड्रग्स होती हैं वो ले रहे होते हैं, मतलब ओरल ड्रग्स ले रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर हमें नॉर्मलाइज करने के लिए इंसुलिन देनी पड़ती होती है। ट्रॉपिकल अल्सर क्या होते हैं,
ट्रॉपिकल अल्सर में मतलब कि ट्रॉपिक्स वाले एरियाज़ के ऊपर ना, एक तो ये है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रोमा, तो वहाँ पर ये तीन चीज़ें होती हैं। साथ में पेशेंट जो है मेल न्यूट्रिशन होती है, पुअर इम्यूनिटी, जिससे ना अल्सर बन जाते होते हैं। इसको हम नाम देते होते हैं फेजिडेनिक एसिड, फेजिडेनिक अल्सर, मतलब कि ये इरोड करते रहते हैं अंडरलाइंग टिश्यूज़ को ना मुसलसल। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बोरीलिया होता है, बैक्टीरियाइड्स होते हैं और फिजिफॉर्म होते हैं। इसके अगर हम देखेंगे तो पेशेंट का जो उसमें जो अल्सर है ना, उसके स्लफिंग फ्लोर होगा, अंडरमाइन इसके एजेस होंगे और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। बेसिन्स डिजीज़ क्या होती है? ये क्यूटेनियस लीजन होती है इन द ऑन द काफ ऑफ द मिडल एज वीमेन, ठीक है, जिसके ऊपर इंड्यूरेटेड नोड्यूल्स बनते होते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं और बाज़ का अल्सरेट हो जाते हैं और हील करते हैं विद स्कारिंग, ठीक है। वो अब इसकी कोई एटियोलॉजी है नहीं, इसको हम कहते हैं बेजियंस डिजीज़ या एरिथीमा इंड्यूरेटम। बाकी ये क्यूटेनियस लिशमेनियासिस, इसके कुछ दूसरे नाम लिखे हुए हैं, बगदाद सोर, दिलीप वाइल और ओरिएंटल सोर। हमारे पास एक पैरासाइट होती है जिसे हम कहते हैं लिशमेनिया ट्रोपिका, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि चेहरे पर ना एक पहले पहले क्या बनेगा, फेस के ऊपर एक पैप्यूल बनेगा, ठीक है। पैप्यूल बनेगा, अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो एक अल्सर बन जाएगा जिसे हम कहते हैं इंडोलेंट अल्सर, मतलब कि रेजिस्टेंट अल्सर, मुसलसल जो रहेगा, ठीक है। अब फिर उसकी बहुत स्कारिंग हो जाएगी, पिगमेंटेड स्कारिंग। तो इसका एक ये साइकिल होता है हमारे पास लिशमेनियासिस का, क्यूटेनियस लिशमेनिया। इसमें ट्रीटमेंट किस तरह करनी होती है, हमने या तो एंटी मनी टार्ट्रेट का इंजेक्शन लगा दें, या फिर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड स्नो या क्यूरेटेज कर दें। वेस्कुलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स है। क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेसल साइज, ठीक है। इसमें पेशेंट में क्या क्या फाइंडिंग हो सकती है? पर्टरा हो सकता है, एरिथीमा हो सकता है, या स्किन इन्फेक्शन हो सकती है। मलिग्नेंसी कुछ ऐसी कैंसर होती हैं कि जिसके अंदर जो हमारे पास मैनिफेस्टेशन होती है वो होती ही क्या स्किन लीजन होती है, ठीक है ना, अल्सर होती है। बाकी इसके अलावा मार्जोलिन अल्सर होता है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही होते हैं, जो कि एक परसिस्टेंट अल्सर के अंदर परसिस्टेंट हमारे पास लीजन होती है स्किन की, वहाँ से बन रहा होता है। इसमें बस ये पॉइंट याद करने वाला है। बाकी जनरल ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग वाउंड, इसको हम आसानी से याद करते हैं। इसमें देखें पेशेंट मेरे पास आया, उसका वाउंड हील नहीं हो रहा, पहले पहले मैं पेशेंट को एसेस करना है, ठीक है ना। एसेस करूँगा पेशेंट को, फिर मैंने कैरेक्टराइज करना है वाउंड को कि वाउंड कितना डीप है, कैसा है, उसके सराउंडिंग एरिया कैसा है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, मैंने 2 पॉइंट ये वाले कर लिए हैं। अब आगे मैंने ना पेशेंट की ना शुरू कर देनी है ट्रीटमेंट, मतलब कि मैंने उसको देनी है, ऑक्सीजन दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन ना मैंने देनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे हमने इसको किस तरह करना है, अब उसके अंदर कोई अगर था कोई इन्फेक्शन, ठीक है ना, कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना है, कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको हमने निकाल देना है, ठीक है। और इसके अलावा सातवां इसमें पॉइंट आता है कि उसकी इरिगेशन कर देनी है। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमारे पास मेन कॉजेज़ हैं ना, तीनों हमने करना। बाकी इसके बाद हमने इसके अंदर मोइस्ट बाउंड बैठ देना है इसके अंदर, ताकि वो हील कर सके, ठीक है। कंप्रेशन थेरेपी इसमें देनी है हमने, ठीक है। और आखिर पे पेन मैनेजमेंट के लिए इसके अंदर एनाल्जेसिक्स देंगे हम। एंटीसेप्टिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हरगिज़ नहीं देनी, ये पॉइंट याद कर लें, ठीक है। सर्जरी में ये है कि हमने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी है कि डिब्राइटमेंट कर सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया की, प्राइमरी क्लोजर या फिर स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आया होगा।